अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपके प्रोग्राम हस्बे हाल में अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। आइए उनसे उनकी राय सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे हस्बे हाल में हस्बे हाल गुफ्तगू करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ओ भाई, अगो खैर मुबारक भी कही दिए। खैर मुबारक जनाब। खैर मुबारक मियाँ साहब, तुसी हर बारी मुबारक देनी आ जाते हो। तुसी वजीर आजम हो कि किसी हस्पताल दी गायनी वार्ड दी नर्स हो? ये गौरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबको और पूरी कौम को मुबारकबाद। चूंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कौमी एयरलाइन की परवाजों का दोबारा आगाज हो चुका है। वाह जी वाह, क्या बात है। जिए भुट्टो। भाई शहबाज शरीफ साहब ने आगाज करवाया है। ये गौरी साहब जैसा एक मलंग हमारे पुराने मोहल्ले में होता था। वो जब भी बोलता था यही कहता था, कौन है कौन है कौन है कौन है। भाई, ये बहुत बड़ा संगे मील हमारी हुकूमत ने अल्लाह ताला के बेपाया करमो फजल से अबूर किया है। वाह। और सच पूछे तो अल्लामा इकबाल ने पीआईए के मुतालिक ही कहा था, तू पीआईए परवाज है काम तेरा, तू पीआईए परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अल्लामा साहब ने पीआईए के मुतालिक कहा था? जी हाँ, जी हाँ। इसीलिए तो हमने उनकी इन 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 कोशिशों को और इन जज्बात को मद्देनजर रखते हुए हमने लाहौर एयरपोर्ट का नाम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा था। आप यकीन माने, इन परवाजों की बहाली के लिए मैंने जितनी अंत तक कोशिशें की हैं वो मैं बता नहीं सकता। मैंने तो किन चाल से कह दिया था कि अगर आपने हमारी परवाजें बहाल ना की तो हम आपके महल के सामने भूख हड़ताल कैंप लगा के बैठ जाएंगे। मियाँ साहब, क्या ये बिल्कुल वैसा ही कैंप होगा जैसा जब आप 2008 से 2013 तक वजीर आला पंजाब थे तो आपने एक एहतजाजी कैंप मीनार पाकिस्तान लगाया था? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छे अली मुमताज साहब, आपकी मेमोरी कमाल है, कमाल है। वही कैंप जिसमें हम हाथ वाले पंखे लेके बैठ गए थे। और वहां तो हमें पंखों की भी जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि बरतानिया में तो ऑलरेडी मौसम ठंडा होता है जी। बल्कि मैंने ये परवाजों की बहाली के लिए जो ख्वाब देखा था, उसके लिए मैंने मलका बरतानिया मरहुमा के ख्वाब में जाके कहा कि माँ जी, अपने मुंडे को कुछ समझाओ। उदे ख्वाब जाके उन्होंने कहो कि पाकिस्तान की परवाजें बहाल की जाएं। मैंने कहा कि पीआईए बड़ी शरीफ, नेक सीरत, खानदानी रख रखाव वाली मशरकी एयरलाइन है। इसे फौरी इजाजत दे दें। तब कहीं जाके तो ये परवाजें बहाल हुई हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि मैंने परवाज के जज्बात को खुद महसूस किया है कि परवाज बरतानिया के आसमानों में दाखिल होते हुए दिल ही दिल में गुनगुना रही थी, मैं उड़ उड़ जावा हवा दे नागनी में, उड़ उड़ जावा
हवा दे नाल बदल नू हथ लावा हवा दे नाल उड़ उड़ जावा हवा दे नाल। मियाँ साहब, अभी तो परवाज जानी है अगले माह 14 अगस्त को, आप अभी से कह रहे हैं मैं उड्डी उड्डी जावा। अली मुमताज साहब, मैं तखय्युल के परवाज से उस परवाज को जाते हुए महसूस कर रहा हूँ। और मैं यहाँ इस बात का भी शुक्र अदा करता हूँ कि पीटीआई के अरकान ने, पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह हमारी पीआईए का पट्टा बिठाया था, हम किसी हद तक उस पट्टे को खड़ा करने में कामयाब हो चुके हैं। वाह 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 मियाँ साहब की पट्टा खड़ा कीता जी। देखें देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी अभी न्यूयॉर्क की परवाज बहाल करवाना बाकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी बहाल होगी। क्या बात। और मैं यहाँ अपनी पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि पीआईए हर उस जगह पे दोबारा जाएगी जहाँ पहले हमारे वक्तों में जाया करती थी। क्या बात। तो मियाँ साहब, ये अमेरिका की परवाज बहाल करने के लिए, न्यूयॉर्क की फ्लाइट बहाल करने के लिए क्या आप जॉन एफ कैनेडी के ख्वाब में जाकर उनसे मिन्नत तरला करेंगे? बहुत अच्छा मशवरा है अली मुमताज साहब आपका। आप ठीक कह रहे हैं, चूंकि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जॉन एफ कैनेडी के नाम से मंसूब है, मुझे उन्हीं के ख्वाब में जाना चाहिए। मगर आप जानते हैं कि ये जो ट्रंप है, ये 1 मिनट में आंखें माथे पे रख लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जॉन एफ कैनेडी के ख्वाब में जाके उनसे रिक्वेस्ट करूं और कैनेडी ट्रंप के ख्वाब में जाके उनके हाथों बेइज्जत हो जाएं। मगर मियाँ साहब, ये फ्लाइटें बहाल होने का क्रेडिट आप ले रहे हैं और शाबाश आपने ख्वाजा आसफ साहब को दिए। गौरी साहब, ख्वाजा आसफ साहब ने कुछ छिका नहीं मारा जो मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ। वो वजीर दफा हैं, उनकी काविशों की वजह से ही ये परवाजें बहाल हुई हैं। और वो अल्लाह के फजल से मेरी टीम के मेंबर हैं। और आप यकीन माने, ख्वाजा आसफ जैसा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट मेंबर मेरी टीम में कोई दूसरा नहीं है। और मैंने उनको वजारत दफा इसीलिए सौंपी थी कि मुझे मालूम था वो परवाजें बहाल करवा सकते हैं। और मैं तो उसी वक्त ये जान गया था जब मैंने ख्वाजा आसफ को इस उम्र में सियालकोट की नहर में बेखौफ डाई मारते हुए देखा था। अब ये देखें कि ख्वाजा आसफ साहब ने किस बुढ़ापे में बेखौफ नहर में डाई मारी है। इतनी उम्र तो मछली की हो जाए तो वो खौफजदा होके नहर से निकल के सड़कों पे फिरना शुरू हो जाती है। मियां साहब, हमने तो कभी नहीं देखा किसी मछली को सड़क पे फिरते हुए। होगा जी, वो इसलिए नहीं देख सके कि मछली की इतनी उम्र होती ही नहीं। वो बेचारी इस उम्र में पहुंचने से बहुत पहले ही तली जाती है। मियाँ साहब, पीआईए की परवाजों की बहाली अपनी जगह, लेकिन एक गरीब आदमी का मसला पीआईए नहीं है। एक गरीब आदमी का मसला महंगाई है, चीनी है, जो कि बहुत महंगी हो चुकी है। उसकी पुरानी कीमत पे बहाली कब होगी? चीनी डबल सेंचुरी कर चुकी है। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि चीनी की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। वो बहुत अच्छा खेली है। डबल सेंचुरी तो उसकी बनती थी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि आइंदा वर्ल्ड कप में कौमी टीम में चीनी से ओपनिंग करवाई जाए। मियाँ साहब, वफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है और इससे पहले 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी थी। तो असल खेल तो हुकूमत खेल रही है। ओए असि तो सुन ही नहीं सकते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने
शुगर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी है और साथ उनको ये भी कह दिया है कि पहली कमेटी मेरी होगी। मियाँ साहब, हर मर्तबा कमेटियां बनती हैं, कमेटियां निकलती हैं, पर होता कुछ नहीं है। इस दफा जरूर होगा क्योंकि कमेटी बड़ी आला सतह की है। आप देखिएगा, मैं ऐसा एक्शन लूंगा कि आप टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल भूल जाएंगे। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आप बेफिक्र हो जाएं गौरी साहब, आप देखिएगा मैं करता क्या हूं। चूंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं मेरे अंदर गरीब का दुख है। मैं जानता हूं कि गरीब आदमी बेचारा फीकी जलेबियां खाने पे मजबूर हो गया है। सिर्फ नमक पारे ही नहीं, अब पूरी की पूरी मिठाई नमकीन होने को जा रही है। बल्कि मेरे तक तो ये इत्तला भी पहुंची है कि कई जगह पे गुलाब जामुन अपने दुकानदारों से लड़ रहे हैं कि अगर हमें शीरे में गोता नहीं लगवाना तो हमें ख्वाजा आसफ के पास नहर पे छोड़ आए। हम शीरे में ना सही पानी में ही टुबकी लगा लेते हैं। मर गए मियाँ साहब, एक की कह देता जी। होगा जी, मैं ठीक कह रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुलाब जामुन को अमर होने के लिए कहीं ना कहीं डूबना पड़ता है। मियाँ साहब, ये गुलाब जामुन की जान छोड़ दें। एक मारूफ एंकर ने यह दावा किया है कि आप चीनी बरामद नहीं करना चाहते थे, पर आप पर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा था और आपकी फैमिली मीटिंग में आपसे कहा गया कि अगर आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते तो वजारत उज़्मा छोड़ दीजिए। देखिए अली मुमताज साहब, ऐसी बातें सिर्फ प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए की जाती हैं। बंदा पूछे, अगर मीटिंग फैमिली की थी तो आप जनाब क्या जाली के सुराख में से मक्खी बन के अंदर आए थे या बरसाती छोटी सी मेंढकी की तरह उछलते हुए मीटिंग रूम में घुस गए थे और किसी सोफे के नीचे बैठकर हमारी फैमिली मीटिंग की बातें सुनते रहे। सर, उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है तो कोई ना कोई तो बात होगी। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि बड़े मियाँ साहब ने फालूदा मंगवाया था। मैंने उनकी शुगर हाई हो जाने के डर से सिर्फ लच्छे भिजवा दिए, शीरा नहीं भिजवाया। अच्छा। इस पे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम शीरे वाले लच्छे भी नहीं भेज सकते, इतना सा काम भी नहीं कर सकते, तो फिर वजारत उज़्मा छोड़ दो। मियाँ साहब, आपने खुद कहा है कि अगर अवामी खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। बेशक अली मुमताज साहब, अवामी खिदमत से ही हम अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल से मुझे तो शौक ही अवाम की खिदमत का है। मैंने तो अपने तमाम वजीरों से कह दिया है कि मैं इंशाअल्लाह अब सालाना नहीं, हर 2 महीने के बाद हर महकमे की कारकर्दगी चेक करूंगा। अब हुकूमत सालाना बुनियादों पर नहीं, सेमेस्टर सिस्टम से चलाएंगे। अगर 2 माह बाद किसी भी महकमे की कारकर्दगी अच्छी होगी, नतीजा अच्छा होगा, तो हम उसको शाबाश देंगे। और अगर किसी ने नकल मार के पास करने की कोशिश की तो हम उस पे यूएमसी बनाएंगे। और अगर किसी की कारकर्दगी बुरी हुई तो ये याद रखिएगा कि हम उसको एहसास दिलाएंगे कि तुम नकम्मे हो, तुम नाकारा हो। यूं समझ लें कि हम कपत्ती सास की तरह उसे ताने मैंने देंगे। और हमने इस कपत्ती सास का रोल अदा करने के लिए राना सनाउल्लाह,
हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी को तैनात कर दिया है। ओए होए होए होए, मियाँ साहब बड़ियां पतियां ससा चुनियां जी। मियाँ साहब, आपका एक और बड़ा दिलचस्प बयान है, और वो ये कि आप आज़रबाईजान में घर बनाना चाह रहे हैं। ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿائش ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मियाँ साहब पहले सानू तो इथे घर बना दियो। वो एक मिनट भाई, एक मिनट। मैंने आज़रबाईजान में घर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, घर बसाने की नहीं। आप बात को समझ ही नहीं रहे। मैंने तो आज़रबाईजान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए ये कहा है। मैंने कहा है कि आज़रबाईजान इतना खूबसूरत है कि मेरा जी चाहता है कि मैं और भाईजान अलहाम अलीयौफ सुबह सुबह उठ के इकट्ठे मॉर्निंग वॉक किया करें। मियाँ साहब वैसे उन्होंने वॉक करते अच्छे लगोगे, क्योंकि अलहाम पानवी शक्लों कश्मीरी लगते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बताइए कि मईशत कब बेहतर होगी? एक गरीब आदमी को कितना और सब्र करना होगा, और ये मईशत की बेहतरी के सम्राट एक आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? बस अली साहब, गरीब आदमी ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਹ ਫਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉੱਠ ਹੁਣ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। फन की दुनिया के दोस्तों, जी जी लजी साहब ने जी कहा है, बीच में गोगा नहीं बोला। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है गोगा का फन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक है, लेकिन मैं ओवरलैप नहीं करना चाह रहा था। गुड गुड। मैंने कहा मैं सोलो कहूंगा। वारे वाह गोगे, तुम तो टेक्निकल फनकार बन गए। मैं जो खबर आपके सामने पेश करने वाला हूं जी, सुन के आप सब ना सही गोगा लाजमन भंगड़ा डालेगा। वाह, ऐसी कौन सी हैबतनाक खबर है जिस पे गोगा भंगड़ा डालेगा? खबर यूं है जी कि अमेरिकी रियासत कोलोराडो में लाइव मौसीकी का शौक रखने वाले रीछों का जोड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच गया। मशहूर रेड रॉक्स एम्फी थिएटर में होने वाले कॉन्सर्ट में दाखिले के मुंतजिर हजूम ने कॉन्सर्ट छोड़कर सेल्फियां बनानी शुरू कर दी। वाह, रीछों के साथ सेल्फियां? जी जनाब, आप जरा देखें ना कि रीछ मौसीकी सुनने पहुंच गए। मेरा ख्याल है इन रीछों को कहीं से पता चला होगा कि इंसान अक्सर कहते हैं कि छड्डो जी इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। उनको गुस्सा चढ़ गया होगा कि यार ये भैंस ने सानू भी कूड़ मशहूर किया है। हालांकि हम तो मदारी के बीन के आगे डांस भी करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट में आके ये साबित किया है कि वो यार म्यूजिक लवर। नहीं यार, सिर्फ भैंस बीन नहीं समझती, और भी कई जानवर हैं जो म्यूजिक लवर्स हैं। हाँ जी, ये तो वीडियो जानवरों को दिखानी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ जानवरों के डांस जो ये मवेशी मेलों में होते हैं, उनकी वीडियोस बना के तो जंगलों में एलसीडियां लगा के उन पे चलाना चाहिए। ताकि जानवरों को पता चले कि इस तरह म्यूजिक के साथ लव किया जाता है। वाह वाह वाह। मैं तो ये रीछों की खबर सुन के तो बड़ा डर रहा था, क्योंकि कनाडा में ना जी कई शहरों में, वैंकूवर में ये रीछ आम फिर रहे होते हैं। उधर मेरा एक भाई है अमजद, वो बता रहा था कि रीछ तो हमारे घर में आके तो दरख्तों से सेब सूब तोड़ के भी खा लेते हैं। मैंने तो ये जब खबर पड़ी तो मैंने फौरन उसको फोन किया और मैंने कहा भाई जब गाना शाना लगाएं तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखा करें। ये ना हो कि गाना सुन के तो रीछ पहले से तोड़े तो उन्नी देर तक गाना मुक जाए तो खिड़की चो आके कहे वंस मोर। ये कुछ दिन पहले भी मैंने एक खबर खुद पढ़ी है। अमेरिकी रियासत जो है ना जी कनेक्टिकट,
उसमें रीछ का पूरा खानदान एक घर में घुस गया था और पुलिस के आने से पहले पहले वहां से सारा खाना शाना चुरा के फरार हो गए। घर वालों ने बताया जी कि एक रीछ माँ अपने 4 बच्चों को साथ लेके आई है और घर का शीशे वाला दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई है ते आके साडियां अलमारियां फ्रिजां च सारियां खान पीन दी चीजां कढ लईयां उन्हां। असीं फटाफट पुलिस नूं फोन कीता शायद रिछ दे निक्के मुंडे ने सुन लिया उन्हें जाके फटाफट किया अम्मा और बाबे ने पुलिस नूं फोन करता जे उठो तो निकलीए। वो सारा खाना लेके पुलिस के आने से पहले पहले दौड़ गए। क्योंकि रीछ इतनी तरक्की कर गए हैं, तुम क्यों नहीं कोई प्लान करते? ये रिछ की तरह एक शेर की वीडियो बड़ी सख्त वायरल हुई है। अच्छा हाँ जी, एक शेर किसी के घर में घुस गया। अच्छा अगे लगा सी शीशा और शेर पहले तो अपने ध्यान गया शीशे च उन्हें अपने आप वेखे तो डर के दौड़ गया। जानवर जो हैं वो अल्लाह माफ करे बड़ी बड़ी खतरनाक जगहों पे घुस जाते हैं। शेर ही की एक और वीडियो भी है, वो किसी ग्रोसरी स्टोर में चला गया और वहां बेचारी खातून कोई शॉपिंग कर रही थी। उसको जख्मी कर दिया, दौड़े लग गई लोगों की, चीखें निकल गई। यार ये मुझे याद है 2022 में एक खबर आई थी कि एक ऊंट जो है ना जी यमन के दारुल हुकूमत सना में सुनार की दुकान में घुस गया था, बल्कि घुसने की कोशिश में फंस गया था, लेकिन वहां देखने वालों की तो चीखें निकल गई जी। ऊंट को इस तरह अचानक अंदर आते हुए देखकर दुकानदार और गाहक सारे खौफजदा हो गए, बेचारे शौक इसके पीछे छुप गए। बल्कि दुकानदार ने हमें हल्का जिहा सिर चुक के कहा कि भाजी ਤੁਹਾਡੇ नाप का एक भी हार मेरे को नहीं है, किसी और सुनियारे को जाओ। अगों ऊंट ने कहा कि नहीं भाई जी मैं अपनी बेगम वास्ते सैट बनवाना है। दुकानदार ने भी अगों फिर कहा कि भाई जी तुम्हारी बेगम को बकरी तो नहीं ना, वो भी ਤੁਹਾਡੀ जिड्डी उच्ची होएगी, मेरे को इस नाप का येवर नहीं है, प्लीज गो बैक। अजीजी ये कश्मीर में हमारे गांव में अक्सर बंदर हमारे घरों में घुस आते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, और अगर कोई बाहर कपड़े सूखने के लिए डाले हो ना तो उनको फाड़ फूड़ के चले जाते हैं। उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता होना है ना, तेरी कमीज पांदे होणगे उन्होंने हुंदी होएगी तंग और फिर गुस्से च कहंदे होणगे जी सानू पूरी नहीं आई ते छड्डनी अहीं तेरे वास्ते भी नहीं है। नहीं अजीजी वो मिलन इनू ही आंदे ने, ये अगों लाहौर आया हुंदा है और गुस्से च फिर कपड़े फाड़ के चले जाते हैं। यार मुझे क्यों मिलने आते हैं, मेरे वो क्लास फेलो हैं। तो चलो वो तुम्हारे क्लास फेलो नहीं हो, तुम तो उनके क्लास फेलो हो ना। अच्छा, मजाक के अलावा बंदरों की शरारतें और बड़ी बड़ी खौफनाक शरारतें अब सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे ये मरी अयूबिया साइड पे या अपना नथिया गली की साइड पे वो बंदर तो आगे छोटी छोटी शरारतें करते हैं ना, छली छीन ली या चाबी शाबी किसी की हमें खींच ली। बिल्कुल। ये दूसरे ममालिक की कई ऐसी ऐसी वीडियोज आती हैं, खासतौर पे इंडिया में बंदर बड़ी बड़ी खौफनाक हरकत करते हैं और हैरानगी होती है कि यार ये किवें कर ली। एक बड़ी वीडियो मशहूर हुई थी, बंदर ने एक बंदे की ऐनक उतार ली थी। देखो ना जरा, उल्लू दिया कन्ना, ना तो अखबार पढ़नी है ना तो नौ कट्टने होंदे ने, तू कद ली ओदी बेचारे दी ऐनक नजर वाली खो लई। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। देखो ना जरा भाई, तू कद ली फोन खो लिया किसी बंदे का, ना तू कोई काम करना है, बिल तेरे को दिता नहीं जाना, पैकेज जंगल च कोई लांदी नहीं कंपनी, तू कद ली खो के लै गया भाई मोबाइल फोन। किस फजूल गुफ्तगू में पड़ गए हो? भाई जी ये सच्ची मुच्ची की बात है, शायद आपको पता नहीं है। अच्छा अजीजी मैनू एक गल याद आई अचानक, ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। अजीजी, जानवरों का मौसीकी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बरतानिया में जानवरों को मौसीकी सुनाई जाती है ताकि उनका जहनी तनाव कम हो। ये मुझे लगता है बरतानिया वाले जानवरों के अंदर छुपी हुई मौसीकी की सलाहियतें उभारना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन जंगल में किसी लंगूरनी ने लंगूर के सामने खड़े होकर गाना है, माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी है साडा दिलदार जो है, क्यों माये दा क्यों डोले दा
गिला करा हो मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह वाह 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 जीजी लंगूर लगे हो यार मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह बरतानिया वाले मौसीकी सुनाते रहे जानवरों को तो आहिस्ता आहिस्ता उनको म्यूजिक का शौक पड़ जाना है। फिर हो सकता है कि आप किसी वक्त कैंगरों का शिकार करें तो उसकी जेब में से अली जफर की कैसेट निकल आए और उधर लड़ाई शुरू हो जाए। कैंगरों कहें कि हमने अली जफर सुनना है और जंगली पैसे कहें नहीं जी पाजी अकरम राई लाओ। ये सच्ची मुच्ची की बात है, शायद आपको पता नहीं है। स्कैंडिनेवियन मुमालिक में आज भी मवेशियों को बुलाने के लिए ऊंचे सुरों में एक मखसूस धुन सुनाई जाती है। बल्कि आप ये सुन के बहुत ही शाइस्ता रह जाएंगे। कीनिया में एक गाय को मौसीकी सुनाकर उससे 3 गुना ज्यादा दूध लिया जा रहा है। मौसीकी ना लाओ तो फिर वो 2 किलो दे दिए, अगर कैसेट ला दियो तो फिर वो 6 किलो दे दिए। यार इतना सुरीला दूध, ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं, असल में वो जो गाय है ना जी, उसको किसी ने मशवरा दिया कि स्मार्ट होने के लिए म्यूजिक लगा के डांस किया करो। और जब म्यूजिक लगाते हैं ना तो फटाफट सारा 6 किलो दे छड़ दी और कहती फटाफट चोवो तो मैं जाकर डांस शुरू करा। देखो यार, जानवर म्यूजिक लवर हो रहे हैं और इंसान मौसीकी से दूर होते जा रहे हैं। देखना किसी दिन किसी ने जानवरों से भी बदला ले लेना है। उसने जाके जंगल में चाहत फतेह अली खान का गाना लगा देना है तो सारे जानवरों ने कहना उठो उठो काम से चलिए। बल्कि बनमानस ने सब जानवरों को तड़ी लगा देनी है। और आइंदा अगर किसी ने इस बंदे दी को कैसेट लाई ना तो मैं एक शिकारी को बंदूक खोई है फिर मैं फायरिंग ही करांगा जी। अजीजी मेरा ख्याल ये छोटे बंदर जो है ना ये रैप पसंद करते हैं। वो किस लिए जी? जैसे रैप होता तो रिदम में ही है लेकिन उसकी समझ नहीं आती। इसी तरह ये छोटे बंदर जो है ना उछल कूद अपनी मर्जी से करते हैं लेकिन इसकी समझ नहीं आती। सही बात है, हर जानवर को अपनी तबीयत के मुताबिक म्यूजिक पसंद होता है। क्या बात। जिस तरह जो ज़राफा होता है ना वो लंबी गर्दन वाला, उसको सिर्फ एक ही गाना पसंद है। आप जब भी उसे चलते फिरते देखोगे आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ यही गाना गा रहा है। ओहो तेरियां ने रावा, ओहो मेरियां निगावा, अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा, हाय अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਦਾ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ ਵੀਰ ਵੇ, ਕੰਦਾ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ ਵੀਰ ਵੇ, ਟੰ 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 ਟਰਡੰ ਟੰ 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 ਟਰਡੰ ਟੰ 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 ਡੰ ਡੰ ਡੰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਾਥੀ ਜਾਣੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੁੰਦੂਰੇ मच्छी नाल पप्पा पकोरे, मच्छी नाल पप्पा पकोरे। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਵੇ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ मिलांगी मैं फेर वे, हो गई ये सवेर वे, हो गई ये सवेर। और शेर को जितनी नींद आती है जी 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 उसने सिर्फ वाह वाह कह के फिर पासा परत लेना। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाथ में झाड़ू पकड़ के दरवाजे के आगे सफाई करते हुए भी देखा है। अजीजी सेगमेंट उनका है।
मुजफ्फर, तुम भी घर में कुछ करते हो कि सिर्फ तार पे ही बैठे रहते हो? भाई आराम से आराम से। बंदा कुछ बन जाए मगर बावर्ची ना बने। भाई 24 घंटे चूल्हे के आगे खड़ा रहना पड़ता है, और वो भी उस घर के अंदर जिनका कभी चूल्हा ठंडा ही नहीं होता। ना कभी चूल्हा ठंडा होता है, ना कभी इनकी पेट की आग ठंडी होती है। शर्म करो, इल्जाम तराशी कर रहे हो। हम खुश खुराक हैं तो तुम्हें बावर्ची रखा है, वरना बावर्ची रखने की हमें क्या जरूरत। खुश खुराक होने में और भूखा होने में बड़ा फर्क है जनाब। और इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि आपकी फैमिली बहुत भूखी है। अली मुमताज साहब, ये क्यों आपने सेट पे 2 डंगर बांध दिए हैं? कौन लोग हैं ये? भाई ये एक शेफ हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादती होती है, मुझे प्रोग्राम में बुलाएं, और मैंने फिर इनके साथ इनके मालिक को भी बुला लिया। अच्छा, ये शेफ तो खैर वो अपनी कैप से ही नजर आ रहा है। मैंने समझा शायद ये शख्स इस शेफ का मैदा खा गया, इसलिए वो साथ लेके आए। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, बच्चों के शूज बनाता हूँ मैं। वाह, आप तो बच्चों के शूज भी इतने इतने बड़े बनाते होंगे। जी आप क्या बता रहे थे शेफ साहब? भाईजान अजीब फैमिली है, एक का मिजाज दूसरे के साथ नहीं मिलता। एक आ जाता भाई मौसम बड़ा अच्छा है, पकौड़े बना दो। दूसरा आता है कि नहीं नहीं फ्रेंच फ्राइज बना दो। एक आता है नहीं 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 भाई भटूरे बना दो। एक आता है तो भाई इतना अच्छा मौसम है, आप लोग क्या खा रहे हो? ये तो पिज्जा खाने का मौसम है। हाँ तो इनके बच्चों से गिला करो ना, ये तो बेचारे ज्यादा से ज्यादा पट्टे खाते होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी डाइट डॉक्टर के मुताबिक लेता हूँ। माशाल्लाह, तो डॉक्टर ने आपको नाश्ते में कितने दर्जन पराठे लिख के दिए हुए हैं? ओ भाईजान, मैं नाश्ते में स्लाइस और अंडा लेता हूँ, दैट्स इट। ये भी तो बताए ना कि कितने स्लाइस लेते हैं। बड़े वाली 1.5 डबल रोटी रोजाना खाते हैं। खाते होंगे जी, खाते होंगे। ऐसा बंदा तो शेफ से लड़ रहा होता है। ओ अंडे इतने महंगे हो गए हैं, छिलके क्यों फेंकते हो? गौरी साहब, ओ माय गॉड, जब मुझे कोई गौरी साहब कहता है ना तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वो सब ठीक है बिलवेड गौरी, लेकिन अभी फिलहाल अपने कदम जमीन पे रखिए। दरअसल शेफ साहब का मसला ये नहीं है कि खाना बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है या ज्यादा खाते हैं। उनका मसला ये है कि हर शख्स घर में अलग-अलग फरमाइश करता है, और तनख्वाह इनको सिर्फ उतनी मिलती है कि जितना कि किसी एक बंदे का खाना बनाने की किसी को दी जाए। भाई हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरा दिल नहीं करता पिज्जा खाने को, मेरा दिल करता है मैं पकौड़े खाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है पकौड़े खाने से? नहीं, आपका दिल नहीं करता पकौड़े खाने को, आपकी शक्ल ही पकौड़े खाने वाली है। ये भी आपकी गलत फहमी है। अगर मेरा दिल कर रहा हो ना पिज्जा खाने को तो मैं लार्ज पिज्जा अकेला खाता हूँ। और यकीनन ये पिज्जे को दूरा करके खाते होंगे। जितनी इनकी सेहत है, ये पिज्जे को भी फुल्का ही समझते होंगे। अब भाई मेरे फुलके की सुन लो। एक आता है भी मुझे पतला फुल्का बना दो, दूसरा आता है ना ना फुल्का ना बनाना, मोटी रोटी बना दो। एक आता है नहीं नहीं मुझे खमीरी रोटी बना के दो। चौथा आता है मुझे नान बना के दो। वो तो शक्ल से ही लग रहा है कि नॉन सेंस फैमिली है। और भाई क्या करें, घर के हर फर्द के नखरे तो उठाने पड़ते हैं। तो ये सारे नखरे मेरे लिए हैं। बेगम साहबा के सामने तो आपकी जुबान यूं बंद होती है जैसे आंधी चले तो दरवाजा बंद होता है। ऐसी बातें करोगे तो मैं खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। ये भी आपके बस की बात नहीं है। अगर बेगम साहबा ने कह दिया ना असगर यहाँ से नहीं जाएगा, तो आपकी धमकी झाग की तरह बैठ जाएगी। बस इसीलिए तुम इतने सर पे चढ़े हो कि बेगम साहिबा के लाडले हो। नहीं जी, वो भी इसके खानों की इतनी शौकीन नहीं है, उसे भी रोजाना गिला ही रहता है। कभी आलू कच्चा रह गया, कभी ऑयल ज्यादा डाल दिया, कभी गोश्त ज्यादा गल गया। जब काम का इतना प्रेशर होगा तो गलतियां तो होंगी। बड़ी सियाणियां गलतियां करते हो यार, मालकों का नुकसान करते हो तुम। कभी गलती से तुम्हारे अपने हाथ पे छुरी चली या हंडिया उतारते हुए आपने अपना हाथ गलती से जलाया? बिल्कुल भाई मेरे इतने सारे लोगों की फरमाइशें दिमाग में रख के खाना बनाना होता है। खुद तो ये लोग बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं, और मेरे लिए बारिश का मतलब है फरमाइशों की पटारी खुल जाना। तो भाई तो खाने पकाने के लिए उन्होंने तुम्हें रखा हुआ है, और क्या तुम्हें साथ बिठा के बारिश एंजॉय करवाएं? साहब अंदर से लाके तुम्हें कच्छा दें कि बारिश हो रही है,
असगर कच्छा पहन के छत पे आ जाओ। देखे देखे मिल गए ना अमीर के साथ। तो यार तुम भी कुछ थोड़ा सा ख्याल करो, हाथ हल्का रखो। तुम्हारी हर बात ठीक नहीं हो सकती है, कुछ बातें उनकी भी ठीक हैं। अब उनके बारिश एंजॉय करने पर भी तुम्हें एतराज है? बिल्कुल। और जाहिल तुम रो रहे हो, शुक्र करो खुदा का कि तुम्हें खाना पकाने के पैसे मिलते हैं। ये देखो अजीजी, ये बेचारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती और रोज खाना बनाता है। और सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, कपड़े भी धोता है। और कपड़े सिर्फ धोता नहीं है, प्रेस भी करता है। और सिर्फ प्रेस ही नहीं करता, खुद कपड़े पहन के भी आता है। गौरी, सेगमेंट उन दोनों का है। तुम्हें भी लोग कैमरे के सामने ही पेंट कोट पहने हुए देखते हैं। 2-3 दफा मैं तुम्हें घर से लेने गया हूँ, अल्लाह माफ करे, मैंने तुम्हें फांटों वाला पजामा पहने हुए भी देखा है। हाथ में झाड़ू पकड़ के दरवाजे के आगे सफाई करते हुए भी देखा है। अजीजी, सेगमेंट उनका है। मुजफ्फर, तुम भी घर में कुछ करते हो कि सिर्फ तार पे ही बैठे रहते हो? ओ भाई बात सुनो, जब तुमने इनके यहाँ मुलाजमत शुरू की तो उस वक्त तमाम मामला तय हो गए होंगे, जिसमें तनख्वाह कितनी होगी, काम कितना है, और ये सब आपको इन्होंने बताया भी होगा। और सूट करता था, वारे में था, तो मुलाजमत शुरू की ना, वरना ना करते। सर कभी इन लोगों के मुंह से 2 बोल प्यार के नहीं निकले। खून खोलता है मेरा जब बेगम साहिबा मेहमानों के सामने कह रही होती है, ये डिश मैंने बनाई है और ये डिश मैंने खुद आपने सामने खड़े होके बनवाई है। वरना आप लोगों को तो पता है कि नौकर खाने का क्या हाल करते हैं। नहीं, ये तो वाकई ज्यादती होती है शेफ के साथ। सर उस वक्त मेरा दिल कर रहा होता है कि सबके सामने पोल खोल दूं कि बेगम साहिबा को तो ये भी नहीं पता कि अंडा उबल जाए तो ये नीचे बैठ जाता है, ये ऊपर तैरने लग जाता है। ओ भाई, इस बात का कुकी से क्या ताल्लुक है? तुम शेफ हो या मछेरे हो? भाई सब लोग यही करते हैं, मुकाबला तो फिर मुकाबला है। जब हम अलवी साहब के घर जाते हैं तो उनकी खवातीन नहीं कह रही होती कि ये डिश मैंने बनाई है, दूसरी कह रही होती ये मैंने बनाई है, तीसरी कह रही होती ये मैंने बनाई है। हालांकि पहले नवाले में पता चल जाता है ये मर्दाना हाथ है या जनाना हाथ है। चलो जब पता लग गया तो फिर तारीफ करने में क्या हर्ज है? आपको तारीफ चाहिए या तनख्वाह चाहिए? भाई अल्लाह का शुक्र करो, नौकरी पे लगे हुए हो, अपनी तनख्वाह लो, तुम्हें तारीफों की पड़ी हुई है। तनख्वाह भी तो इतनी थोड़ी है ना, 3 टाइम खाने का लालच ना हो तो मैं नौकरी कब की छोड़ चुका होता। भाईजान, जब इसको नौकरी पे रखा था तो इसने इतनी लंबी लिस्ट सुनाई थी कि मैं ये भी बना लेता हूँ, मैं वो भी बना लेता हूँ, मैं ये भी बना लेता हूँ। पहले महीने में इसने बहुत कुछ पका के दिखाया भी। अब इसको जरा सा कह दो ना कि ये मुख्तलिफ डिश बना के दिखाओ, तो ये कहना शुरू कर देता है कि मैंने कभी बनाई नहीं, मुझसे कहीं खराब ना हो जाए। ओ भाई, क्यों डरते हो इतना? हो जाए खराब, उनको कौन सी इतनी अकल है, वो खराब भी खा जाएंगे। क्यों खराब हो जाए? तनख्वाह देते हैं, कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं कराते। बताओ भाई, आप क्यों कामचोर हो गए हो? चले फिर इनकी भी सुन लीजिए। जब मैं नौकरी लेने के लिए आया था तो इन्होंने कहा भाई 3-4 लोगों का खाना बनाना है, बाकी जो लोग हैं वो बाहर से खाना खाते हैं। जब घर में नौकरी करना शुरू हुआ तो वो बाहर की दावतें भी घर में होना शुरू हो गई। रोजाना 10-10, 15-15 लोगों का खाना बनाता हूं मैं। यार वैसे मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हें इन साहब को देख के पता चल जाना चाहिए था कि कितनी देगें रोजाना पकानी पड़ेंगी। अजीजी साहब, मैं अक्सर डाइट पे होता हूँ। और जाने दे साहब जी, आप जैसा बंदा तो अगर बाहर से खा के भी आए ना तो बीवी को खुश करने के लिए घर में दोबारा खा लेता है। अली साहब, तनख्वाह के अलावा इसका खाना पीना साल लगाएं तो डबल तनख्वाह बन जाती। कौन सा खाना? लो फिर ये भी सुन ले, फ्रिज में 2-2, 3-3 दिन का रखा हुआ खाना मुझे देते हैं। अगर मैं कहूं कि ये तो 3-4 दिन का रखा हुआ है तो आगे से कहते हैं क्या फेंक दें, ये रिस्क है, क्या रिस्क की बेहुरमती कर दें? भी अगर रिस्क की बेहुरमती है तो फिर खुद खाएं। नहीं, ये वाकई एक अफसोसनाक अमल देखने में मिलता है कई घरों में। जी जी। कि वो बचा खुचा जो है वो नौकरों के मुंह में ठूंस देते हैं। हाँ जी। अब उनके सामने अगर आप खुद फ्रेश बना के खाएंगे और उनको कहेंगे कि ये परसों का तरसों का पड़ा हुआ खाएं आप, तो उनके दिल में ये ख्याल तो आएगा। बिल्कुल। भाई बिल्कुल रिस्क की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, मगर साथ साथ नौकरों को एहसास दिलाने के लिए कि हम और आप एक जैसे हैं,
एक ही जुबान एक ही जायका रखने वाले हैं, तो किसी वक्त आप खुद भी रखा हुआ खाना खा लें। हाँ जी बिल्कुल। किसी वक्त नौकरों से भी कहें कि भाई आप ये फ्रेश खा लें, हम वो खा लेंगे। हाँ। और जी मैं कई दफा रखा हुआ खा लेता हूँ, इसको नखरे आते हैं। आप वो वाला खाना खाते हैं जो आपने शौक से बनवाया होता है। वो तो बेगम साहिबा डांटती हैं, ये आपने खुद ही अपनी मर्जी का बनवाया था, अब खाओ इसे। ओ भाई, तुम इनके घर में काम करते हो या सारा दिन इनकी और बेगम साहिबा की फिल्म ही देखते रहते हो? अजीजी, ऐसे मुलाजिम ना घर की बातें बाहर भी बता देते हैं, हाय। करियाने वाले को बता रहे होते हैं कि हमारी बेगम साहिबा छुप छुप के सिगरेट पीती हैं। वैसे मैं आप दोनों की शिकायत सुनकर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मालिक को भी इंसानियत का मुजाहिरा करना चाहिए और मुलाजिम को भी ये चाहिए कि अपना काम नेक नियति से करे। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिस मौजू पे अपना मैं लब कुशाई करना चाहता हूँ, वाह वाह। आपको लब कुशाई पे कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, इधर 100 गलत काम हो रहे हैं, मुझे क्या एतराज। चलिए अजीजी, आज किस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं? आज जिस मौजू पे अपना मैं लब कुशाई करना चाहता हूँ, वाह वाह। आपको लब कुशाई पे कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, इधर 100 गलत काम हो रहे हैं, मुझे क्या एतराज। यार बहुत ही बेवकूफों वाली बात गौरी साहब कर दिया आपने। अच्छा चलो, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी लब कुशाई कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तुम ये कह लो कि मुझे समझ ही नहीं, तुम करो। लो अब आपने क्या फजूल बात कर दी, मुझे क्यों नहीं समझ। लब कुशाई आपने फारसी में करनी है। यार आपस की आप ये बहस छोड़ें, आप प्लीज बात जारी रखिए। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। बात ये है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ शोहरत पे। वाह। जी। ये जो शोहरत है, मैं पहले भी 1-2 दफा इस पे बात कर चुका हूँ, ये दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है। अगर आपको शोहरत का नशा लग जाता है, हाँ जी आप शोहरत के मजे लेने शुरू कर देते हैं, बिल्कुल तो फिर ऐसा खतरनाक नशा और कोई नहीं है। बिल्कुल सही। फिर आप उस नशे में बह जाते हैं, बहक जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। कोई शोहरत मिल जाती है, वो अल्लाह ताला ने अता की होती है, उसे अपनी मेहनत या अपनी दानाई समझ के जो बैठ जाता है ना जी, बिल्कुल। वो फिर उस पे अतराता है और फिर वो तकब्बुर से भर जाता है। हाँ जी और तकब्बुर जो है ना जी, ये अंदर का सबसे गलीज गंद है। आपके अंदर अगर तकब्बुर भर जाता है ना, तो आप उतने ही गंदे लगने शुरू हो जाते हैं। लोग उसी तरह आपसे नफरत शुरू कर देते हैं जिस तरह को बाहर पड़ी हुई किसी गलाजत से लोग नाक चढ़ाते हैं। सही बात है। इसलिए इस शोहरत के नशे से बचें। हाँ जी ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आजकल चूंकि सोशल मीडिया है, जी जी जी। और सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग भी कई, जी वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और फिर कईयों को अल्लाह ताला बेपनाह शोहरत दे देता है। जी जी जी। फिर उसके चंद ही दिनों के बाद उनको हम ऐसी गुफ्तगू या ऐसी हरकत करते हुए देख लेते हैं जिससे ये महसूस होता है कि ओहो, इसने शोहरत को अपनी काबिलियत समझ लिया है। शोहरत क्या है? मशहूर हो जाना, हाँ जी यानी लोगों की जुबान पे आ जाना, जाना, हाँ जी। लोगों का जानना शुरू कर देना। बिल्कुल ये अल्लाह ताला की रहमत है। बेशक। ये तो बड़ा पुराना मुहावरा है, जुबान खल्क को नकाराए नकाराए खुदा खुदा समझो। उसे अपनी अक्लमंदी ना समझो, उसे अपनी मेहनत ना समझो। बहुत अच्छी। ये बहुत खौफनाक चीज है, बड़ी खौफनाक चीज है ये। भाई शोहरत के साथ आजी के लंगर बांधे रखें वाह ताकि वो आपको हिलने ना दे। क्या जिस तरह बहरी जहाज को एक जगह खड़ा करने के लिए जी। लंगर बांध देते हैं ना जी उनको, हाँ जी हाँ जी उनके साथ जी वजन बांध देते हैं, जी हाँ जी। कहते हैं ना जी कि जहाज लंगर अंदाज हो गया है। जी जी जी। इसलिए बांध देते हैं कि कहीं वो समंदर के थपेड़ों से बह ना जाए, इधर उधर ना चला जाए, हिल ना जाए। तो आप अपनी शोहरत के साथ आजी के लंगर बांध के रखें वाह ताकि वो आपको हिलने ना दे, वाह जी तूफानों में ना कहीं बह जाएं, बहुत बचें बचें।
ये मैं ना जी मुख्तलिफ चीज़ें देख देख के तो डरता हूँ और अल्लाह से तौबा करता हूँ कि या अल्लाह जिसको भी शोहरत देते हो उसे साथ उसको हजम करने की तौफीक तौफीक। ज़रूर आमीन। बिल्कुल। हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जितनी शोहरत दो साथ उसको हजम करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना ही ताकतवर दे। बहुत सही। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब छोटी छोटी उम्रों के बच्चे जो हैं ना हाँ जी जी। वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं या उनसे सरजद हो जाती है। जी, अल्लाह जी, जी। ताला सरजद करने वाला है कि वो एकदम मशहूर हो जाते हैं हाँ जी, बिल्कुल। और फिर वो बच्चे जो हैं वो जाहिर है शोहरत जो है ये आनी जानी चीज है, वो ही देता है शोहरत और वो वही फिर ले छीन भी लेता है। हाँ, बिल्कुल। और कई लोगों को मैंने ये देखा है कि वो शोहरत सर पे जब सवार कर लेते हैं और वो एकदम चली जाती है जी। तो उनकी सारी जिंदगी खराब हो जाती ओह, है। मायूसी इस कदर उनके साथ लिपट जाती है कि वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। ओए, अजदहा की तरह मायूसी उनसे लिपट जाती लिपट है। जाती। सारी जिंदगी जो है ना जी वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो बच्चे शोहरत पा लेते हैं आजकल उनके इर्द गिर्द जो बुजुर्ग होते हैं उनको चाहिए कि बिल्कुल। बच्चों के साथ इस तरह की बातें करें, उनको हलाशेरी देने की बजाय या दादें देने की बजाय या उनको ये कहने की बजाय कि ओ तेरे नाल दा है ही कोई नहीं, हाँ, तू ते पूरी दुनिया ते छा गए हैं, इस तरह के फिक्रे ना कहें। बिल्कुल सही। आजी वाले फिक्रे उनको सुनाएं, बिल्कुल। उनके जहन को उनके दिल को ऐसे फिक्रों के साथ छटा लगा के ठंडा करते रहें, कहीं ज्यादा हीट ना पकड़ जाए, वाह। हाँ, उनका दिमाग हीट ना पकड़ जाए, बहुत। उसकी तारे ना सड़ जाए। हाँ, मैं सोच रहा था कि आजकल ना इंडोनेशिया का बच्चा है कोई, कश्ती के ऊपर उसने को डांस किया है जी 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 जी। और वो पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर हो गया हुआ है कि बड़े बड़े सियासतदान बहुत बहुत बड़े दुनिया के नामवर फुटबॉलर उसकी नकल कर रहे हैं। वाह। हाँ हाँ, वो रीले बना रहे हैं अच्छा। उसके स्टेप से। तो वो बच्चा क्या कह रहा है? वो बच्चा कह रहा है कि मैं गिरने लगा था, अच्छा। मुझे डर लगना शुरू हो गया था तो मैं अपने हाथ हिलाना शुरू हो गया। तो लोगों ने समझा मैं ये कोई डांस का स्टेप कर रहा हूँ। अब बताओ भाई, ये तो रब ने पता नहीं किस तरह आपकी कामयाबी लिखी हुई है, बिल्कुल। किस तरह आपका नाम जो है वो अल्लाह पाक ने मशहूर करना है, या अल्लाह पाक ने किस तरह आपको इज्जत देनी है, किस तरह रिस्क देना है, ये वही जानता है। बिल्कुल सही। अब देखो ना, वो एक बच्ची ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो को फैमिली के साथ दोस्तों के साथ गई हुई थी कहीं पिकनिक पे, हाँ जी, हाँ वो जी। पार्टी शार्टी को कर रहे थे किसी कुछ जगह के ऊपर। जी जी जी। उसने सिर्फ ये वीडियो बना दी, ये मेरी कार है, ये हम हैं और ये पार्टी हो रही हाँ है। जी। यार पूरी दुनिया के लोगों ने उसकी रील वो देखी है, उसकी वीडियो देखी है और बड़े बड़े स्टारों ने उसकी वीडियो की कॉपी की है। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसमें क्या मशहूर होने वाली बात है जी, बताएं मुझे जरा। फिर वो एक पठान बच्चा छोटा सा, जी जी वो जिसने कहा था पीछे देखो पीछे, हाँ जी। पीछे तो देखो, जी जी जी। वो किस कदर मशहूर हुआ था। बहुत। या फाद मुस्तफा के शो में भी वो होता है। मैं कहता हूं जी कि वसीम बदामी साहब ने उससे बड़ा प्यार किया उसकी वो छोटी सी वीडियो देखकर, और पूरी दुनिया में वो पॉपुलर हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। शोहरत का एक ये फलसफा भी जहन में रखना चाहिए कि ये जैसे आती है वैसे चली भी जाती है, अचानक या आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह भी। इसलिए शोहरत जो है ना जी, शोहरत की बुनियाद पर कभी बड़े फैसले या दावे नहीं करने चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो शोहरत को भी एक आम सी रूटीन की कामयाबी समझते हैं कि चलो ठीक है, मिल गई है, अच्छा है, जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ऐसे लोगों को शोहरत के आने जाने की कोई परवाह नहीं होती, बिल्कुल सही। वो बस जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, आजिज़ी के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ। लेकिन वो लोग जो शोहरत को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं या उस पर फख्र करना शुरू कर देते हैं, जी। उन लोगों से खुदा ना खास्ता शोहरत छिन जाए तो एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जिसे नफ्सियाती बीमारी कह लें, पागलपन, बड़ा खतरनाक है, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और अच्छा, ऐसे लोगों की एक और बड़ी परेशानी होती है, जी जी जी। वो जब शोहरत मिलती है तो इस बात पे बड़े परेशान होते हैं कि शोहरत खत्म ना हो जाए। हाँ जी।
फिर उसको जिंदा रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए बुखलाए हुए उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। उस शोहरत को बढ़ाने के लिए या कायम रखने के लिए हाँ जी, हाँ जी। ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो पिछली शोहरत भी ले दे जाती है। हाय। अजीज जी, पहले कुछ यूँ हुआ करता था कि लोग मेहनत करते थे, तालीम हासिल करते थे और किसी जिस भी शोबे में होते थे उसमें अपना नाम बनाते थे और उसके साथ उन्हें शोहरत भी मिल जाती थी। जी। लेकिन अब आजकल के दौर में बच्चों में शोहरत का ऐसा जुनून है कि उसमें उनके घर वाले भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिस पे वो वीडियोस लगाते हैं और उनके घर वालों को भी लगता है कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि घर में पैसा आ रहा है। हाँ। यार बच्चों के हवाले से तो इतना दुख होता है कि सोशल मीडिया ने उनका सारा बचपन, सारी मासूमियत का सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। जो बच्चे पहले रिश्तेदारों के आने पर पेटी के नीचे छुप जाया करते थे ना, वो अब कैमरा ऑन करके दरवाजे पे रिश्तेदारों की वीडियो बना रहे होते हैं। हाँ। मजाक तो चलो एक तरफ रह गया, लेकिन बच्चों को पैसे बनाने या मशहूर होने के लिए इस्तेमाल करना ऐसा जहर है जिसका कोई तरियाक भी नहीं है। और जो उनके बुजुर्ग हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हाँ जी। उनको ये नहीं बता रहे कि जो तुम्हारी एज है उसके मुताबिक अपना पहले को काम करो, पहले हाँ। तालीम हासिल करो, मुस्तकबिल बनाओ, सारी उम्र पड़ी हुई है। बिल्कुल। अब बच्चे की मुसीबत ये है कि अगर बच्चा मशहूर हो जाता है जी। तो वो कई बच्चे पॉपुलर हुए कहाँ चले गए। एकदम जब बच्चे को पॉपुलैरिटी मिलती है और फिर चली जाती है, जाती जी। भी एकदम है, तो उसके बाद वो बच्चे की जिंदगी नहीं रहती। उसके जिंदगी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई होती है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि उस बच्चे ने शोहरत को महसूस कर लिया होता है, उसको इंजॉय कर लिया होता है, जी। इर्द गिर्द से हलाशेरी मिली होती है। हाँ जी। और फिर उसके बाद जब वो शोहरत चली जाती है तो वो बच्चा किसी काम जोगा नहीं रहता। हाय। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल गिलगित बल्तिस्तान में एक 8-9 साल का बच्चा था, शेराज। जी जी उसे सोशल मीडिया पे बड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई, जी। तो एकदम उसके वालिद ने ऐलान किया कि वो अपने बेटे का सोशल मीडिया पेज और चैनल बंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो उस बच्चे ने एक बड़ी जज्बाती वीडियो का पैगाम जो है ना जी वो बना के तो छोड़ा हाँ जी। कि मैं अपने वालिद की हिदायत पर सोशल मीडिया को खैरबाद कह रहा हूँ। हाँ। उसमें कई लोगों ने जज्बाती होकर कहा जी कि ये इतना मशहूर चैनल क्यों बंद कर रहे हैं। वो तो ये बात इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वक्त तकरीबन 55 लाख सब्सक्राइबर थे और वो इतना मशहूर हो गया हुआ था कि नन्हे मुन्ने बच्चे की वीडियोस देखकर जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसे वजीर आजम हाउस में भी मदऊ किया था। वो बच्चा वीडियोस भी बड़ी क्यूट सी बनाता था, जी। अपने गांव के इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजर और चीजों के वीलॉग बनाता था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन उसके वालिद ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि हमने ये फैसला शहराज की तालीम और मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के किया है, सही। क्योंकि अचानक शोहरत के मनफी असरात शहराज की आजी और मासूमियत को मुतासर कर रहे हैं। क्या खूबसूरत और अक्लमंद आदमी है वो शहराज का वालिद। उसे महसूस हुआ कि ओहो मैंने तो बच्चा ही गुम कर लिया है, हाय। ये तो शोहरत में गुम हो गया है, हाँ जी। अभी तो इसकी जिंदगी पड़ी हुई थी पलने भूलने की, ये क्या किया मैंने। मगर वो बेचारा भी अपने फैसले पे ज्यादा दिन कायम ना रह सका और शहराज ने दोबारा वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अजीब सी बात है। हाँ जी सर। ये वालिदैन को सोचना चाहिए कि बच्चे का बचपन, उसकी मासूमियत, उसकी एजुकेशन हासिल करने की लाइफ जो है वो किसी और काम में खर्च करके तो उस बच्चे को नाकारा ना बना दे कहीं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।